अपनी इस बेबसी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं उस दिन अगर मोहब्बत ना करती तो इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। बात उस दिनों की है जब हमारे सामने वाले घर में राहुल नाम का एक लड़का आया था। वह पास ये गांव से शहर में कुछ दिन पहले ही आया था। दिन के समय वह कमरे से बाहर रहता और शाम के समय अपने कमरे में आकर बिजी हो जाता। सारी रात कमरे की लाइट ऑन रहती थी। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब सी होने लगी। एक दिन पापा को वह रास्ते में मिला तो पापा ने उसे पूछ लिया कि बेटा राहुल क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बता, तुम दिन ब दिन दुबले पतले होते जा रहे हो। राहुल ने पापा से कहा कि अंकल दरअसल मैं बाहर का खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता है, जिस वजह से मैं थोड़ा बीमार सा रहने लगा हूँ। उसके बाद सुनकर पापा राहुल से बोले बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम आज से खाना खाने हमारे घर आ जाया करो। राहुल बोला अंकल जी कोई बात नहीं है, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा। यह कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया और पापा भी घर आ गया। अगली सुबह में पता चला कि राहुल किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट है। रात को उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने हमारे घर पर इस बात को बताने के लिए अस्पताल के किसी डॉक्टर से कहा था। जब यह बात पापा को मालूम हुई तो पापा अपने साथ राहुल के लिए खाना लेकर अस्पताल मिलने पहुंच गए। उस दिन के बाद हमारे घर से हर रोज के लिए राहुल को खाना भेजने लगे। जब राहुल बाहर से आता तो वह जाते वक्त अपना टिफिन हमारे घर से ले जाता। कुछ दिनों बाद हमारे घर का नौकर किसी काम से अपने गांव चला गया तो अब राहुल के लिए टिफिन लेकर मैं जाने लगी, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई नहीं था जो राहुल के घर टिफिन देने जाए। काफी सोच विचार के बाद में उसको टिफिन देने के लिए उसके कमरे पर आकर आवाज लगाई तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं हिम्मत करके कमरे के अंदर चली गई, क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक से वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत घबरा सी गई तो मैंने टिफिन मेज पर रखा और जल्दी से अपने कदम बढ़ाती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक पीछे से राहुल की आवाज सुनाई दी, आज आपको टिफिन पहुंचाने की तकलीफ उठानी पड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, माँ किसी काम से बाहर चली गई थी। यह कहकर मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगा अरे सुनो, जाते वक्त टिफिन भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी खाली कर देता हूँ। मैं टिफिन लेकर घर आ गई। राहुल की इस पहली मुलाकात से मेरी झिझक खत्म हो गई। अब मैं हर रोज राहुल को खिड़की से देखने लगी और जब आसपास कोई नहीं दिखाई देता तो मैं जल्दी से भागकर राहुल के कमरे में चली जाती। कुछ दिन तक तो हमारी मुलाकात यूं ही चलती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे राहुल में दिलचस्पी होने लगी तो मैं कुछ देर उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें भी करने लगी। अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा था कि मैं राहुल के कमरे तक आती हूँ, लेकिन एक दिन मोहल्ले की एक आंटी ने मुझे कमरे से निकलते हुए देख लिया था। बस फिर क्या था, उसने इस बात को आग की तरह सब जगह फैला दिया और इसी के चलते मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई। अब माँ ने मुझे बाहर जाने से भी मना कर दिया। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं इस बात का मालूम पापा को ना हो जाए, लेकिन जब माँ की घर से बाहर निकलने की बात सुनी तो ना जाने मेरा दिल क्यों बेचैन सा रहने लगा। मुझसे राहुल की जुदाई सहन नहीं हो रही थी। मैं घर की चार दीवारी में कैद हो गई थी, इसलिए हर दिन राहुल से मिलने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगी। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया तो मैंने एक चिट्ठी में लिखा कि कमरे से बाहर निकलकर अपनी जरा सी सूरत तो दिखा दिया करो। यह लिखकर मैंने उसके कमरे में फेंक दी। मैं चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई लेकिन अभी तक राहुल का कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने एक और चिट्ठी लिखी और आसपास देखकर जल्दी से उसके कमरे में फेंक दी। शायद अब राहुल को भी समझ आ गया था कि मैं जब तक चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दूंगा तब तक मैं इसी तरह उसे देखने के लिए बेकरार रहूंगी। पूरी रात गुजर चुकी थी लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी सुबह अचानक से घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मुझे पूरा यकीन था कि राहुल ही होगा, तो मैं जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची तो सामने राहुल ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा मेरे पास मेरे दोस्त भी आ जाते हैं, इसलिए अब तुम मेरे कमरे पर मत आना, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है अभी कह दो। तो मैंने राहुल से कहा नहीं, अभी पापा आने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कह सकती। तुम मुझे मेरी सहेली के घर के पास वाली नदी पर मिलो, मैं उससे मिलने का बहाना बनाकर आ जाऊंगी। तो उसने हैरानी से कहा अच्छा रात को मिल लो। तो मैंने कहा हाँ नदी घर के पास में ही है, जब माँ पापा सो जाएंगे तो आहिस्ता से निकल कर आ जाऊंगी। देखो राहुल, रात में नदी पर जरूर आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं और तुम ना आओ। यह कहकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई। अब राहुल के पास रात में आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे रात को राहुल से मिलने जाना था, लेकिन माँ पापा काफी बातें कर रहे थे, काफी लेट तक सोए। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि माँ पापा सो गए हैं, मैं आहिस्ता से दरवाजे को खोलकर बाहर आ गई। दूर दूर तक गली में कोई नहीं दिख रहा था, चारों तरफ अंधेरे के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। ना जाने मोहब्बत भी क्या होती है, ना रात दिखती है ना ही दिन, ना किसी से कोई डर,
मैं नदी की तरफ तेज तेज कदमों से चलकर पहुंच गई। मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी यकीन था कि मुझसे मिलने राहुल जरूर आएगा। जब मैं नदी के पास पहुंची तो देखा कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि राहुल को आए काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे इंतजार में थक चुका होगा। जब उसके नज़दीक गई तो देखा कि वो जो इंसान बैठा हुआ था राहुल नहीं बल्कि कोई और ही था। यह देखकर मैं बहुत घबरा सी गई और जल्दी से उल्टे पाँव वापस घर की तरफ जाने लगी। तभी मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने मुझे देख लिया और कहने लगा, घबराओ मत, मुझे तुम्हारे लिए राहुल ने भेजा है। राहुल इस वक्त मेरे घर में ही है और उसे काफ़ी तेज बुखार है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। वह तुम्हारे इंतजार में बैठा है। मैंने उससे कहा कि रात काफ़ी हो चुकी है, अगर मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी तो वापिस अपने घर कब पहुंचूंगी? तो वो कहने लगा, अब इतनी रात को घर से बाहर आ ही गई हो तो उसे बात भी कर लो, वैसे मेरा घर नज़दीक में ही है। उसने मुझे तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी लिख कर दी है, अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं होता तो खुद ही पढ़कर देख लो। उसने मुझे अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाल कर मेरे हाथों में थमा दी। मैंने जब चिट्ठी खोल कर पढ़ी तो उसमें लिखा था, कुछ वक्त के लिए मुझसे मिलने आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। उसकी इस बात को पढ़कर मैं राहुल से मिलने के लिए बेताब होने लगी और बिना कुछ सोचे समझे उसके दोस्त के साथ चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बाइक दिखाई दिया और बोला, इस पर बैठ जाओ, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ना जाने कौन से रास्ते से मुझे बैठा कर लाया। उस वक्त मुझे राहुल के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी बातों में आकर तुरंत उसके साथ आने को तैयार हो गई थी, बल्कि उसके साथ ना आकर वहीं से मुझे वापस घर चला जाना चाहिए था। राहुल की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं इसके साथ घर से कितनी दूर चली आई हूँ। उसने बाइक एक घर के सामने लाकर रोक दिया और मुझे उतरने का बोलने लगा। उस घर के अंदर पाँव रखते ही दिल में ख्याल आया कि तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतनी रात को मैं किसी अनजान के घर में आ गई थी, जबकि राहुल के अलावा मेरी कोई और सोच नहीं थी। जब मैं अंदर गई तो वहाँ राहुल नहीं बल्कि कोई और ही बैठा हुआ था। मैं राहुल को इधर उधर देखने लगी, तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति ने पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया और दूसरे कमरे से दो और व्यक्ति बाहर निकल कर आए। मगर हैरत की बात तो यह थी कि उन दोनों में से कोई राहुल नहीं था। तो मैंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, राहुल कहाँ है और तुम लोग कौन हो? तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, राहुल को भूल जाओ, अब हम हैं तुम्हारे राहुल। उसकी आवाज़ सुनकर तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा और सोचने लगी कि आखिर बिना सोचे समझे मैंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मेरे सामने इंसान के रूप में 3 दरिंदे खड़े थे और इन तीनों के बीच में अकेली बेबस लड़की थी। उस रात मेरे सर पर बहुत बड़ी कयामत का पहाड़ टूट पड़ा। मैं सारी रात चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला हम चारों के अलावा कोई नहीं था। सुबह हुई तो थी, मगर मेरी जिंदगी में दोबारा से उजाला नहीं हुआ, क्योंकि घर वालों के डर से मैं सुबह घर गई ही नहीं। हालांकि अगर मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, मगर मैं वहीं बैठी अपनी बेबसी पर रोती रही कि ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। अगर उस दिन मैं राहुल की बात मान लेती और उससे मिलने की जिद ना करती तो शायद आज यहाँ बैठकर रोने के बजाय मैं अपने घर वालों के साथ होती। अब मैं अपने पापा के सामने किस मुँह से जाऊंगी, यह सोच सोच कर मैं रोती रही। वह तीनों बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले गए थे। मैंने आसपास भी देखा, लेकिन बदनामी के डर से मैं किसी से मदद भी ना मांग सकी। सोचते सोचते शाम हो गई, तभी वह लोग दोबारा से मेरे पास आए और मुझे गाड़ी में बैठाकर दूसरे शहर में ले आए। यहाँ पर उन्होंने मुझे एक औरत के पास छोड़ दिया और वापिस चले गए। मेरी बेबसी देखकर उस औरत ने मुझे दिलासा दिलाई, लेकिन वह कोई औरत नहीं थी बल्कि औरत के नाम पर धब्बा थी। वह लोगों से मेरी जान पहचान करवाती रही। एक दिन एक व्यक्ति अपने जिस्म की प्यास बुझाने आया था, तो मैंने उसे अपनी आप बीती बताई और मदद मांगने लगी कि मुझे कैसे भी यहाँ से निकाल कर अपने घर तक पहुँचा दो। उस आदमी को मेरी बेबसी पर तरस आया और मुझे उस औरत से छुड़ाकर अपने घर तक पहुँचा दिया। मैंने घर आकर देखा तो सब कुछ बदल चुका था। मेरी माँ मेरी याद में रो रो कर अपना बुरा हाल बना रखा था और मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मुझे घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया और मुझसे सब रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए। तो वह आदमी मुझे वापस अपने साथ ले आया और उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मेरे एक गलत कदम उठाने से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम आई कि दोबारा से कभी उजाला ना हो पाया। मैं तो बस यूँ कहूँगी, किसी लड़की को कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना कि आपकी एक गलती कहीं आपके जीवन भर की सज़ा ना बन जाए।